अभिवादन के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपका जीएस। आगे बढ़ाएं। आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, इसके ऊपर विचार करते हैं। तस्वीर है हमारी पृथ्वी की। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह किस तरीके की है, इसके संदर्भ में जो वर्तमान मत है, सबसे पहले हम उस वर्तमान मत पर आते हैं। इसके अनुसार इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो वर्तमान मत के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। ये जो 3 भाग हैं, सबसे ऊपरी पार्ट जो दिखाई देगा वह है आपका क्रस्ट, भूपर्पटी। भूपर्पटी। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वह है प्रवाद, मेंटल। और तीसरा पार्ट है वो है कोर, क्रोड भी कहते हैं, क्रोड, कोर। अब भूपर्पटी की मोटाई कितनी है, प्रवार की मोटाई कितनी है, कोर का विस्तार कहां से कहां तक है, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ है और इसमें किन किन पदार्थों की प्रधानता होती है, इसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे। अपेक्षा है आप हमारे साथ रहेंगे और हम एक नजर डालते हैं पहले क्रस्ट पर। जो हमारा वीडियो है यानी सेक्शन ऑफ अर्थ में पहले हम डालते हैं क्रस्ट पर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो है भूपर्पटी। भूपर्पटी ऐसे देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो केंद्र से लेकर के यानी 6400 किलोमीटर के आसपास जानते हैं। और 6400 किलोमीटर में 32 से 33 किलोमीटर तक, यानी जीरो से, यानी यहां से लेकर 33 किलोमीटर तक ये है भूपर्पटी। 33 किलोमीटर से लेकर के आगे 2900 किलोमीटर तक ये है मेंटल। और यहां से लेकर कहां तक, अगला 6400 किलोमीटर तक, 6300 कुछ किलोमीटर तक क्या है, वो है उसका कोर। अब विस्तार से देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें से मेंटल का भी है, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचली कोर। एक नजर छोटा सा फिर से एक बार डाल लेते हैं हम लोग मेंटल पर भी। मेंटल ये है, लाल रंग का दिखाई देता है, यानी कहां 33 से लेकर 2900 किलोमीटर तक अधिकांशतः भाग द्रवित है। इसके बाद हम अब देखते हैं कोर। कोर ये है 2900 किलोमीटर से लेकर के 6400 किलोमीटर तक आ जाइए, अर्थात कि 32 मतलब 3500 किलोमीटर के आसपास जो है इसका विस्तार है। अब हम बारी बारी से इसके ऊपर चर्चा करते हैं, यानी एक एक करके हम देखते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम किसके ऊपर आएंगे, भूपर्पटी पर। थोड़ा सा पीछे आते हैं। भूपर्पटी पर हम जब आए थे तो भूपर्पटी पर पीछे जो कहा गया था उसके अनुसार था, श्वेस महोदय ने रासायनिक दृष्टिकोण से इसका वर्गीकरण किया था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था श्वेस महोदय का जो वर्गीकरण था, ऊपर था भूपर्पटी, ऊपर था भूपर्पटी, दूसरा था मतलब उसके बाद था सियाल, SIAL, इसके बाद था सीमा, SIMA, और इसके बाद था नीफे। ये तो रासायनिक दृष्टिकोण से बांटा था। अब आज हम लोग क्या देखेंगे, जो आधुनिक मत है, ये मत था श्वेस महोदय का। अब आधुनिक मत के अनुसार क्या है, तो आधुनिक मत के अनुसार है, ऊपर है क्रस्ट, सबसे ऊपर। सेकंड पार्ट्स क्या है, मेंटल, और थर्ड पार्ट्स क्या है, कोर। आइए बारी बारी से देखते हैं क्रस्ट अर्थात भूपर्पटी को। भूपर्पटी वह परत जिस पर हम रहते हैं, इसकी गहराई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है, इस पर भूगर्भ शास्त्रियों का मत एक नहीं है। काफी मत इससे संदर्भ में है, अनेक मत हैं, लेकिन हम यहाँ उन मतों की चर्चा करेंगे जिसमें कि पता चला है, यानी फिर जो मतलब मुख्य रूप से प्रधान मत हैं। तो ये तो ध्यान में रखना, यानी क्रस्ट का जो मत देखते हैं हम कैसे कैसे, जो प्रधान मत है इसके बारे में। जो हमारी भूपर्पटी है, ऊपरी परत, इसके संदर्भ में जिसके मत सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, MJ ब्रैडशॉ, AJ एबट और AP ग्लैथ्रोप के हैं।
और इन्होंने बताया है कि महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर तक है और महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर तक है। अर्थात कि भूप्रपटी एक जैसी नहीं है, यानी महासागर थोड़ा सा नीचे गहरा, उसमें पानी ठहरा है और उसके बाद वहां से जब हम नीचे जाएंगे तो 5 किलोमीटर तक ही भूप्रपटी मिलेगा, ऐसा कहना है एमजे ब्रैडशॉ का। वही जो अंतर्राष्ट्रीय भू आकार की और भू भौतिक संघ है, भू आकारिकी और भू भौतिक संघ के अनुसार यह जो औसत गहराई है वह 30 किलोमीटर की है। भूकंपीय लहरों की गति के अंतर के आधार पर भी इसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसको, भूप्रपटी को, भूकंपीय लहरों की गति के अंतर में जो अंतर आता है इस आधार पर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट समान संरचना वाली है तथा दबाव के कारण इसके घनत्व में अंतर पाया जाता है। ऊपरी क्रस्ट में जहां पी लहरों की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वहां निचली क्रस्ट में यह बढ़कर 6.9 किलोमीटर हो जाती है। अर्थात जो पी लहर आती है, यह भूकंप की जो लहरें बांटी गई है, हम विस्तार से पी लहर, एल लहर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना जो पी लहर है निचली क्रस्ट से जब ऊपरी क्रस्ट में जाएगी तो उसकी गति में कमी आ जाती है। निचले क्रस्ट में उसकी गति है 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड और ऊपरी क्रस्ट में है उसकी गति 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। भूप्रपटी की जो निचली परत है वह क्षारीय है या अति क्षारीय चट्टानों से बनी हुई है। इसके बाद देखते हैं हम मैंटल को। मैंटल पीछे हमने अभी देखा, लगभग 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मैंटल आपको मिलता है। 33 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है। इसमें 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक प्लास्टिक दुर्बल मंडल स्थित है, जिसकी चट्टानें अपेक्षाकृत पिघली हुई है। ध्यान में रखना है, पिघली हुई है। और निचली क्रस्ट के नीचे भूकंपीय लहरों की गति एकाएक वृद्धि हो जाती है ना। इसके बाद हम ध्यान में रखना है, मैंटल में पीछे हमने देखा था कि कोर की जो निचला कोर है उसमें गति, पीक तरंगों की गति 6.9 थी। मैंटल में बढ़कर के कितनी हो जाती है? 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाती है। अर्थात क्रस्ट से जैसे 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 हम नीचे की ओर, क्रस्ट से जैसे 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 नीचे आते हैं वैसे वैसे पी तरंग की गति बढ़ते गई है। इसके दो भाग हैं, मेंटल के दो भाग हैं। ऊपरी मेंटल और कोर को जो अलग करने वाली है उसको, यानी ये मान लेते हैं कि भूप्रपटी है, कोर नहीं, क्रस्ट को, ये है भूप्रपटी और यहां से शुरू होता है मेंटल। तो ये सोचिए कि यहां तो कोई एक लाइन होगा जो क्रस्ट को यानी भूप्रपटी को मेंटल से अलग कर रहा होगा। इस लाइन को कहते हैं महो असंबद्धता। अब इसके नीचे से 700 किलोमीटर तक, यानी महो असंबद्धता से 700 किलोमीटर तक, अर्थात तो 33 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक ऊपरी मेंटल है। ध्यान में रखना है इसको। ये यहां से यहां तक 33, 0 से 33, ये कौन सी असंबद्धता आ गई? महो असंबद्धता। और इसके आगे 700 किलोमीटर तक है क्या? ऊपरी मेंटल। और इसके बाद 700 से फिर आगे आइएगा कहां तक? 2900 किलोमीटर तक। तो 2900 किलोमीटर तक जो है सो है क्या? हमारा वो निचला मेंटल। यहां भी आप देखिए, ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को भी पृथक करने वाली एक रेखा होगी जिसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। याद रखने के लिए एक बात और ध्यान में रखना है, और वह यह है कि मेंटल का जो घनत्व है वो 4.5 से 5.5 तक है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमारी पृथ्वी जो है इसके 3 पार्ट्स में से, यानी कि क्रस्ट, मेंटल, कोर में से सबसे ज्यादा आयतन कौन लिए हुए है? मेंटल 83%। और द्रव्यमान का कितना परसेंट लिए हुए है? 68%। 17% हिस्सा ही आयतन का है क्रस्ट और कोर के पास, सीसी के पास 17% और 83% अकेला मेंटल के पास। और मेंटल मेन है,
समझा जा सकता है, और द्रव्यमान का 68% भाग इसके पास है। अब हम एक नजर डालेंगे इसके ऊपर, क्रोड के ऊपर, कोर के ऊपर। यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, 2900 किलोमीटर से शुरू होता है, जैसा कि जिक्र किया, यानी कि भूपर्पटी, मेंटल, यहां तक भूपर्पटी, इसके आगे आइए मेंटल, और अब इसके आगे की कहानी किसकी है, कोर की। यानी हम थोड़ा सा ऐसे देख ले, ये है कोर, ये क्या है, मेंटल, और ऊपर का पोर्शन क्या है, तो ऊपर का पोर्शन है भूपर्पटी यानी क्रस्ट, एम कोर। ये कितना, लगभग 33, या कितना 33 से 2900, ये कितना 2900 से 6400 के लगभग। और इसके बाद देख ले, इसमें भी ऊपरी कितना कितना था, 33 से 700, 700 से 2900, उसके भी दो परत थे। अब इसमें देखिए इसकी गहराई इतनी है, और 6371 हमने कहा है, कहीं कहीं आप 6400 किलोमीटर लिखा हुआ देखेंगे। और पृथ्वी के आयतन का 16% इसका है, और द्रव्यमान का 32% ही अपने में समाहित किए होता है। अधिकतम तापमान इसका है 5500 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका पार्ट्स ज्यादातर जो होता है वो लोहा और निकल का बना होता है, और आप जरा सा सोचिए कि 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के पर लोहा ठोस अवस्था में कैसे रहता है। तो ठोस अवस्था में इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर कोर पर इसका मेंटल का, भूपर्पटी का बहुत दबाव है, इसलिए लोहा को पिघलने के लिए, लोहा को द्रवित होने के लिए, उसको फैलने के लिए जो जगह है वह नहीं मिल पाता है, इसलिए हाई प्रेशर के कारण इतने बड़े टेम्परेचर पर भी ठोस अवस्था में है। अब यहाँ बाह्य क्रोड है, बाह्य क्रोड है, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से 51, यानी जहां 2900 किलोमीटर अर्थात कि जहां मेंटल की सीमा समाप्त होती है वहां से लेकर 5150 किलोमीटर के बीच भूकंप की, मतलब ये ऊपरी क्रोड है, और यहाँ भूकंप की द्वितीय लहर भी वेव्स प्रवेश नहीं कर पाती है, यह ध्यान में रखना है। यह प्रमाणित होता है कि यह भाग द्रव अवस्था में है। आंतरिक क्रोड, इसकी गहराई 5150 से 6371 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व तो सबसे अधिक है, 13.6 है। इसमें भूकंप की पी लहरें की गति बहुत अधिक है, 11.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यह भाग ठोस होता है, यानी आंतरिक क्रोड जो है वह ठोस है, बाहरी क्रोड जो है वह द्रव अवस्था में है, मेंटल द्रव अवस्था में है, भूपर्पटी पर हम रहते हैं। अब पृथ्वी के संपूर्ण अंतरतम की संरचना में निकेल और फेरियम की अधिकता है ना, 80% फेरियम, फेरियम यहाँ कहीं कहीं पर है लोहा, और 20% निकल पाया जाता है, किसमें, ये कोर में। कोर को इसीलिए श्वेत साहब ने इसको नीफे कहा था। अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो हमारी पृथ्वी है इसमें पूरी तरह से देखने पर कि कौन सा तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है। बहुत ध्यान में हमको यहाँ रखना है, सबसे अधिक मात्रा में पूरी पृथ्वी में, देखिए भूपर्पटी शब्द लिखा हुआ नहीं है, कभी कई बार क्वेश्चन कुछ रहता है, हम याद कुछ किए रहते हैं, उसके अनुसार टिक मार देते हैं। अगर हमसे यह पूछा जाए कि पृथ्वी में कौन सी तत्व की अधिकता है, उत्तर होगा लोहा, सबसे अधिक है लोहा। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, यानी लोहा के बाद है ऑक्सीजन, O2 लिखा हुआ है वहां, ऑक्सीजन। इसके बाद सिलिकॉन है 15%, मैग्नीशियम है 13.02%, निकेल है 2.40%, और सल्फर है 1.9%। ये हमने कहा है पूरी पृथ्वी, मेंटल, कोर, क्रस्ट सब मिलाकर की बात है। केवल क्रस्ट में, भूपर्पटी में आ जाइए, अब इधर है भूपर्पटी में। अब हमसे पूछा जाए भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन है, ऑक्सीजन 46.80%, ऑक्सीजन का अनुसूत्र O2 होता है। सिलिकॉन 27.70%। अगर पूछा जाए प्रकृति में, भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, ऑक्सीजन है। उसके बाद कौन है, सिलिकॉन है, फिर कौन है, अल्युमिनियम। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, उत्तर होगा अल्युमिनियम। भूपर्पटी की बात है ये, पूरी पृथ्वी की बात इधर है।
लोहा 5% है, कैल्शियम 3.6% है, सोडियम 2.8% है, पोटेशियम 2.5% है और मैग्नीशियम 2.0% है। इसकी चर्चा हमने विस्तार से पीछे किया था। और ध्यान में रखना है भूप्रकृति पर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, इसलिए इनमें से जो कैल्शियम है और मैग्नीशियम है हम लोग इसको क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं, मृदा में पाए जाने के कारण। अब यहाँ थोड़ी असंबद्धता है, संबद्धता या इसे असंबद्धता भी कहते हैं। असंबद्धता, दोनों नाम आप देखिए, संबद्धता और असंबद्धता हमने क्यों कहा, आप इसको अलग करने का काम करता है और जोड़ने का भी काम कर रहा है। महो असंबद्धता, ये थोड़ा हम इसी से देख लेते हैं। एक तस्वीर थोड़ा सा एक नजर डालना है हमको। सबसे ऊपरी जो पार्ट्स हमने देखा था वह भूपर्पटी का था, फिर ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचला कोर, यानी है सबसे पहले ये भूपर्पटी का ऊपरी भाग, ये है भूपर्पटी का यानी महो असंबद्धता है, ये महो असंबद्धता है। ये किसको किसको जोड़ता है, तो भूपटल और मेंटल के मध्य है, यानी ऐसे भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को जोड़ने वाली है। फिर है रेफी असंबद्धता, ये भी मेंटल है और ये भी मेंटल है, यानी ऊपरी मेंटल, बाह्य मेंटल यानी ऊपरी मेंटल और आंतरिक मेंटल को जोड़ने वाला, ऊपरी प्रवार और आंतरिक प्रवार को जोड़ने वाला वो कौन है, रेफी। गुटेनबर्ग, ये है मेंटल और कोर को, ध्यान में फिर से आइए, यानी मेंटल और कोर को, कोर यहाँ से है, सॉरी ये है कोर, ये मेंटल है, मेंटल और कोर को, ये क्या है हमारा गुटेनबर्ग, मेंटल और कोर को, मेंटल और आंतरिक कोर को। फिर रेफी विषम असंबद्धता, यह बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल के मध्य। और उसके बाद है केनार्ड असंबद्धता, यह बाह्य एवं आंतरिक कोर के मध्य, बाह्य एवं आंतरिक कोर को जोड़ता है कौन, केनार्ड। बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल को कौन जोड़ता है, रेफी विषम असंबद्धता, यहाँ जिक्र हो चुका है, एक ही है दोनों। और गुटेनबर्ग बाइचार्ट असंबद्धता क्या है, मेंटल एवं कोर को जोड़ता है। महो असंबद्धता क्या है, भूपटल यानी भूपर्पटी और मेंटल को, भूपर्पटी और प्रवार के बीच में वह जो गहराई दिया हुआ है वो विशेष अर्थ नहीं रखता है, उसकी मोटाई होगी कुछ न कुछ तो उसकी मोटाई होती है, वो विशेष अर्थ नहीं रखता है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारा यह जो प्रयास है वह काफी आपकी मदद पहुंचा रहा होगा। ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे संबंधित प्रमुख बिंदु। हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो इससे जुड़े विद्वानों के जो मत हैं इसके साथ होंगे। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।